हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज की सीरीज़ में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ्स की 22 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। और इसमें मैथ्स में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो 22 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट से मैंने लिए हैं, तो इन्हें सॉल्व करेंगे। और इसकी मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगा। आज की क्लास हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेट मिले, इसका कारण यह है कि इसके पहले मैं एक बार इस क्लास को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर चुका हूं और आप यकीन मानिए कि 1 घंटे की मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। जब मैंने वीडियो को देखा तो उसमें साउंड ही नहीं था। मैंने कोई गलती हो गई या माइक लगाने में कुछ गड़बड़ हुआ जिससे मेरा साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसलिए मुझे फिर से यह दोबारा क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यह क्लास आपको थोड़ा सा लेट मिले, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप भी। और उम्मीद है कि आप इस क्लास को देख रहे हैं और मेरे साथ डेली की तरह आज भी जुड़ रहे हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे, कोई 90 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा एक यह तालाब है। ठीक है, यह 30 मीटर चौड़ा और 90 मीटर लंबा तालाब आयताकार है। चारों ओर इसके समान चौड़ाई की, यह एक मान लीजिए समान चौड़ाई का रास्ता इसके चारों तरफ पैदल मार्ग बनाना है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800 वर्ग मीटर है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई क्या होगी। देखिए, अगर हम इसकी चौड़ाई को x मान लें तो यह दूरी कितनी होगी, यह x होगी। ठीक है, और यह टोटल दूरी कितनी है, 90 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी दोस्त, 90 मीटर ही होगी। ठीक है, और यह दूरी कितनी बचेगी, x बचेगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई x है। और यह इतनी दूरी क्या होगी, यह भी x होगी, और यह दूरी भी क्या होगी, यह भी x होगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक वर्ग बन जाएगा। और इसी तरह से इस कोने में भी 4 कोने हैं इस आयत के, चारों कोनों में x लंबाई वाला एक x भुजा वाला एक वर्ग बनेगा। तो टोटल कितने वर्ग रहेंगे, 4 वर्ग रहेंगे। क्योंकि हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया जा रहा है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम रखेंगे और वहाँ से इसकी चौड़ाई को निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल में ये 4 कोने हैं, एक चीज़ तो ये है। तो इन 4 कोनों में एक वर्ग बना हुआ है जिसकी भुजा क्या है, x है। तो भुजा x दिया जा रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, x स्क्वायर। लेकिन कितने x हैं, 1 2 3 4, यानी 4x स्क्वायर। टोटल 4 वर्ग हैं इस तरह के, है ना। तो यह 4x स्क्वायर हो गया। और उसके बाद यह दूरी कितनी है दोस्त, 30 है, और यह दूरी कितनी है, 30 है। लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, x, और चौड़ाई कितनी है, x। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी अगर इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल चाहिए और इस पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करना है, 30 गुणे x करना है। 30x इतने का क्षेत्रफल है और 30x इतने का क्षेत्रफल है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 60x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इधर देखते हैं, यह कितना है, टोटल 90 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और यह लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, x, 90x इसका और 90x इसका, टोटल 180x इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह भी क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाल लिया और इन कोनों का क्षेत्रफल हमने पहले ही जोड़ लिया। इन सबका क्षेत्रफल मिला करके कितना है, 2800 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4x को कॉमन कर लेते हैं। 4x को अगर कॉमन करेंगे इधर कितना बचेगा, x बचेगा, 60 और 180 को जोड़ेंगे 240, और 4x को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, यानी 60 बराबर कितना आएगा, 2800। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 60 बराबर 4 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसे सॉल्व करें, एक द्विघात समीकरण बनाएं और x की वैल्यू निकालें, और दूसरा ऑप्शन है कि वैल्यू को पुट करें और यहाँ पर 700 आ जाए, कोई ऐसा x का मान रख दें, वही हमारे पैदल मार्ग की चौड़ाई होगी। क्योंकि चौड़ाई ही हमने क्या मानी है, x मानी है। x का मान अगर 5 रखेंगे तो 5 गुणे 65 आएगा, जो कि 6 पंचे 30, 3 350 के आसपास होगा, 700 नहीं होगा। ठीक है, अगर 10 रखते हैं x की वैल्यू क्या होगा, 10 गुणे 10 प्लस 60 70 बराबर कितना आएगा, 700। यानी x की वैल्यू 10 रखने पर यहाँ पर मान आ जाएगा। तो पैदल मार्ग की चौड़ाई क्या होगी, 10 मीटर होगी। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया, 21 मीटर और 42 मीटर लंबाई की 2 रस्सियों के समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई क्या है। 21 और 42 का HCF निकाल लेना है, और 21 और 42 का HCF क्या होगा दोस्त, 21 ही होगा। ठीक है,
देखिए जब 21 से काटेंगे 21 दूनी 42, 21 भी 21 से कटता है और 42 भी 21 से कटता है, तो इनका HCF क्या होगा 21 होगा और HCF ही इनका आंसर होगा, यानी 21 मीटर आंसर होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, स्पीड का जो रेशियो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कितना हो रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो टाइम का जो रेशियो है वह स्पीड के अपोजिट होता है, टाइम इसका 6 रहेगा, इसका 5 रहेगा। और डिस्टेंस की फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम का अंतर दिया जा रहा है, बोला जा रहा है वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुँच जाता है। पहले 6 यूनिट टाइम लगाता था, 5 यूनिट टाइम लगा रहा है, 1 यूनिट टाइम पहले पहुँच रहा है और 1 यूनिट बराबर है 20 मिनट के। तो 6 यूनिट बराबर किसके होगा 120 मिनट के होगा और 120 मिनट दोस्त 2 घंटे के बराबर होते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम क्या है 120 मिनट, यानी 2 घंटे बराबर 5 दूनी 10 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, संख्या तो एक ही है, उसका 30% उसके 60% से 15 कम है, यानी संख्या का कितना परसेंट 15 है, संख्या का 30% 15 है। मान लीजिए संख्या 100 थी तो इसका 60% 60 होगा और 30% 30 होगा, या 30 जो है 60 से कितना कम है 30 कम है और 30 बराबर कितने के है 15 के, 1 यूनिट बराबर 1/2 के है, 30 को इधर भेज देंगे तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा 100 गुणे 1/2 यानी 50 के होगा। तो संख्या क्या होगी दोस्त 50 होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मूलधन कितना है 12,500 रुपये हैं और 2 सही 3/4 वर्ष के लिए 12% का दर है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 12%। तो पहले वर्ष 12% लगेगा, दूसरे वर्ष 12% लगेगा और तीसरा वर्ष नहीं है पूरा, कितना है 3/4 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्षों के बाद आगे कितना है 3/4 वर्ष। एक वर्ष में 12% की ब्याज दर है तो 3/4 वर्ष में कितने परसेंट की ब्याज दर होगी 9% की होगी। 4 3 12 और 3 3 का 9, तो 3/4 वर्षों में 9% की ब्याज दर लगेगी। यहाँ पर 9% की ब्याज दर लगा लेंगे। 12,500 का अगर 12% निकालेंगे कितना आएगा 1500। पहले साल 1500 लगेगा, दूसरे साल मूलधन पर 1500 और 1500 का 12% कितना होगा 180 होगा, ठीक है। 12,500 का जो तीसरा साल है यानी 3/4 ये जो वर्ष है इसमें 9% का ब्याज लगना है। तो 12,500 का 9% कितना होगा 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 कम 9 2 11, 1125 होगा। और इस ब्याज का 1500 का 9% और इस 1500 का 9%, 15 15 30 यानी 3000 का 9% कितना होगा 9 3 27 यानी 270 होगा। और इस 180 का 9% कितना होगा 180 का 9%, 18 नहीं या 162 यानी कि 16.2 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो टोटल ब्याज है दोस्त वो कितना होगा, इन सबको काउंट कर लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15 15 3000 और 1125 यह है 270 और 180 कितना हो जाएगा 450 और यह कितना है 16.2। टोटल जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1 2 5 2 7 2 9 4 1 5 3 1 4 4591.2। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 4591 सही हो जाएगा क्योंकि निकटतम रुपए में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। राम किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 60 दिनों में। अगर 60 दिन तक टोटल काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वह काम कितने दिन तक करता है 10 दिन तक काम करता है। और फिर राज अकेले शेष काम को 35 दिनों में पूरा करता है। यानी कि राम जब 10 दिन काम कर लेता है तो राम का काम बचता कितने दिन का है 50 दिन का बचता है, जिसे राज आ करके 35 दिन में कंप्लीट करता है। राम के 50 दिन का काम राज 35 दिन में कंप्लीट करता है। यह इनका समय का रेशियो है और क्षमता का रेशियो यानी एफिशिएंसी का रेशियो समय के अपोजिट होता है। इधर आ जाएगा 35 और इधर आ जाएगा 50। इनकी क्षमता राज की 50 है तो राम की कितनी है 35, 5 से काट देंगे 5 7 35, 5 10 50, यानी राम की क्षमता 7 तो राज की क्षमता कितनी है 10 है। राम को 60 दिन लगते हैं, काम कितना होगा टोटल 60 गुणे 7
बटे दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्षमता कितनी होगी 17, और कितने दिन में काम कंप्लीट होगा तो 6 सत्ते 42, 420 बटे 17, 17 से काट देंगे, 17 दूनी 34 और बचेगा 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17 चौको 68, 24 सही, 12 बटे 17 दिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में, देखिए ब्याज दर में वृद्धि हो रही है 3.5 की, इसका मतलब है जो ब्याज होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो राशि 7,550 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कितनी ज़्यादा होगी, तो वृद्धि देखेंगे कितनी हो रही है, 3.5% की ज़्यादा वृद्धि हो रही है। ब्याज कितने वर्षों तक कलेक्ट होना है, 6 वर्षों तक। साधारण ब्याज है, हर वर्ष 3.5% बढ़ेगा, तो 6 वर्षों में कितना बढ़ेगा, तो 35 का गुणा कर देंगे, यानी 3.5 का गुणा कर देंगे 6 वर्षों में, कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 36 का 18, 3 21, यानी 21% की वृद्धि होगी। तो टोटल 5,000 रुपये में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये परसेंट हटा के नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1050 रुपये बढ़ जाएंगे। पहले कितने थे, 7550 मिल रहे थे, अब इसमें से 1050 और बढ़ जाएंगे, तो अब कितने मिलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 600, 7 1 8, यानी 8,600, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने 2400 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा। देखिए, एक मेज खरीदी और एक कुर्सी खरीदी, इसे 12% के लाभ पर बेचा है तो +12, इसे 10% की हानि पर बेचा है -10, दोनों को मिला करके टोटल लाभ हो रहा है 4% का। एलिगेशन लगा देंगे, 4 में से -10 घटेगा तो 14 आ जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इनका रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा 7:4, 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 चौको 8, ठीक है। तो मेज 7 है, अगर मेज का रेट जो है वह 7 है तो कुर्सी का रेट कितना होगा 4 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11, 11 यूनिट बराबर कितना है 2400, क्योंकि दोनों कितने में खरीदी 2400 में, तो 11 यूनिट बराबर है 2400 में। मेज का मूल्य पूछा जा रहा है, मेज का क्रय मूल्य कितना है 7 यूनिट, 7 यूनिट का मान निकालना है, 7 यूनिट बराबर क्या होगा 2400 गुणे 7 बटे 11, ठीक है। 7 से गुणा करा देंगे 0 0, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 14 2 16 बटे 11, 11 से काट देंगे, 11 एक कम 11, इधर आएगा 5, तो 11 25 55, इधर कितना आ जाएगा 3, तो 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ती 77, तो लगभग कितना आया 1527 रुपये के आसपास यहाँ पर आ जाएगा, और पॉइंट में जो भी जाएगा, लेकिन हमें आंसर मिल गया है, क्या होगा 1527, और ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 6930 है। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr² × h, ठीक है। यह कितना है 6930 है, यह क्या है आयतन है, और उसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान रख देते हैं 22/7 गुणित r² गुणित ऊंचाई कितनी है 20 बराबर 6930, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2πr × h होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 11 तियाँ 33, और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 7 बटे में और 2 दूनी 4 ऊपर, तो r² बराबर कितना आएगा 63 को क्या लिख लेंगे 9 गुणे 7, इधर से 7 भेज देंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, स्क्वायर हटाएंगे इधर और इधर लगा देंगे रूट, तो r बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे 7 बटे 2, यानी कि 21 बटे 2। r का मान उठा करके इधर रख देंगे तो 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित r कितना है 21 बटे 2 गुणित h कितना है 20 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है, 7 त्रिक का 21, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 1320 आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्त 1320 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित धनराशि ABC के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि A और B के हिस्से का अनुपात 3:5 तथा B और C के हिस्सों का अनुपात
2:7 है। इनका अनुपात बना लेंगे, ए बी और सी का अनुपात बना लेंगे। तो ए अनुपात बी कितना है, 3:5 है। देखिए जो दोनों में कॉमन है, जैसे बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो बी को बीच में रखेंगे, 3:5 है। बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। इधर कुछ नहीं है तो इसी 5 को आगे बढ़ा देंगे, 5 लिखेंगे, और इधर कुछ नहीं है तो इधर 2 को बढ़ा देंगे और फिर इनका गुणा कर देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आएगा, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 3×2 = 6, 6:10:35। यह क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। ए का हिस्सा दोस्त कितना दिया गया है, 3600 दिया गया है। तो कुल धनराशि कितनी है, टोटल यहाँ पर अगर इनके अनुपात को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 5 11 का 1 हाथ से लगे 1 4 1 5, यानी 51 यूनिट का मान निकालना है हमें। और 6 यूनिट बराबर हमें कितना दिया गया है, 6 यूनिट बराबर 3600 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 6 से भाग कर देंगे, 6 6 3600, 600। 51 यूनिट बराबर क्या होगा, 6 कम 6 6 5 30, यानी 30,600। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समूह में 45 व्यक्ति केवल पुरुष और महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 5 और 4। तो इस प्रश्न को हम अनुपात से ही सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए हमें इस 45 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पुरुषों की संख्या का जो औसत वजन है वो कितना है, 79.4 kg है, और महिलाओं का औसत वजन कितना है, 64.5 kg है। तो पुरुषों का जो टोटल वजन होगा वो कितना होगा, 5 × 79.4, इसे गुणा कर लेंगे तो 5 चौको 20, 5 ने 45, 45 2 47 के 7 हाथ से लगे 4, 5 7 35 4 39, 397 टोटल आ जाएगा। महिलाओं का जो टोटल वजन होगा वो कितना आएगा, 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 0 हाथ से लगे 2, 4 चौको 16 2 18, 4 छंग 24 1 25, कितना आएगा, 285 आएगा। अब इनका टोटल जो वेट है दोनों का, महिलाओं और पुरुषों का, इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 के 5 हाथ से लगे 1, ठीक है, 6 और 9 6 15, 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 3 6, कितना आएगा, 655। दोनों का जो टोटल वेट है वो कितना है, 655, और दोनों की टोटल संख्या कितनी है, 5 और 4, 5 + 4 9। औसत यहाँ से निकल करके आ जाएगा कि इनका औसत वेट दोनों का मिला करके कितना होगा, 9 से भाग कर देंगे, 9 7 63, 2 बचेगा, तो 9 दूनी 18, बचेगा कितना, 18 और 2 7 बचेगा, तो लगभग 9 8 72, 70 के आसपास रहेगा। तो 9 8 72, यानी 72.79 करके कुछ आएगा, जो भी आएगा। तो लगभग यह किसके बराबर होगा, 72.8 के बराबर होगा। एक ही ऑप्शन दिया जा रहा है 72 करके, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 2 क्रमिक छूट देता है, 20% और 15%। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। देखिए 2000 रुपये की वस्तु है और 20% की छूट देगा तो 80% में बेचेगा, 80/100। 15% की छूट देगा तो 85% में बेचेगा, 85/100। ठीक है, 100 से 2 0 3 0, 3 0 से यह 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, और 80 × 17 कितना आ जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे 17 को, 8 7 56, 8 कम 8 5 13, कितना आ जाएगा, 1360 आ जाएगा। और 1360 यहाँ ऑप्शन 1 दिया गया है, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी सोनू की क्षमता जो है वह मनु और राज की क्षमता के बराबर है, इनके योग के बराबर है। ठीक है, राज अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और सोनू और मनु, सोनू प्लस मनु मिल करके उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। इन दोनों का जो टोटल काम है 30, एलसीएम ले लेंगे। राज की क्षमता कितनी है, 1 है, 30 × 30, और सोनू प्लस मनु की क्षमता कितनी है, 15 दूनी 30 यानी 2। ठीक है, इन तीनों की क्षमताओं का योग अगर करेंगे तो राम प्लस सोनू प्लस मनु कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से अगर इनका इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो सोनू माइनस मनु माइनस राम बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं यहाँ पर, सोनू प्लस राम प्लस सोनू प्लस मनु बराबर कितना है, 3 है। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर
मनु से मनु कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, राम से राम कैंसिल, यहाँ पर बचेगा कितना 2 इंटू सोनू। सोनू की क्षमता जो है वह कितनी है 1.5 आ जाएगी। अगर सोनू की क्षमता 1.5 है, सोनू और मनु की क्षमता 2 है, तो मनु की क्षमता क्या होगी दोस्त 0.5 होगी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि मनु अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य टोटल कितना है 30 है, मनु की क्षमता कितनी है 0.5 है, दशमलव हटाएंगे 0 खिलाएंगे, 5 से इधर काट देंगे, 5 छके 30 यानी 60 दिन। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 60 दिन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सही को बटे में लिख लेते हैं, सही बटे को भिन्न में बना लेते हैं। तो यहाँ पर 7 माइनस 7 कम 7 2 9, 9 बटे 7 ऑफ 3 दूनी 5 1 6, सॉरी 3 दूनी 6 1 7 बटे यहाँ पर 3 भागित 3 बटे 7 ऑफ 7 बटे 9 प्लस 3 2 माइनस 2 बटे 7 भागित 3 बटे 7 ऑफ 1 बटे 3। ठीक है 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है 7 से 7 और सबसे पहले इसे ही सॉल्व करेंगे, 3 तरफ का 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 भागित में है 3 बटे 7 ऑफ यहाँ पर भी लगा हुआ है तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 तरफ का 9, ये कितना है 1 बटे 3। यहाँ पर जब गुणा करेंगे 1 आ जाएगा और ऑफ 1 बटे 3, इनका गुणा करेंगे 1 बटे 3 आएगा, भाग लगा हुआ है तो 7 माइनस 3 भागित है तो गुणा कर देंगे, 1 बटे 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस 3 इंटू इधर देखो क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भाग है गुणा हो जाएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। 3 से 0 का गुणा 0 होगा, 3 तरफ का 9, 7 माइनस 9 प्लस 0 बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो यहाँ पर 7 माइनस 9 कितना होगा माइनस का 2 आ जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक छात्रावास में 40 छात्र हैं। ठीक है टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 40 है। 5 नए छात्र रहने के लिए आ जाते हैं तो मेस का व्यय प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ जाएगा, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 2 रुपये कम हो जाएगा। मेस का मूल्य आरंभिक व्यय कितना था। मान लेते हैं यहाँ पर कि औसत व्यय पहले कितना था, औसत व्यय मान लेते हैं पहले x था तो कुल व्यय क्या होगा, अगर औसत व्यय x होगा, टोटल 40 छात्र हैं तो कुल व्यय क्या होगा 40x होगा। ठीक है जब यहाँ पर 5 छात्र बढ़ जाते हैं 45 हो जाते हैं, छात्र 5 बढ़ेंगे तो 40 से कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, तो औसत व्यय में क्या हो जाएगा 2 की कमी हो जाएगी, x माइनस 2 हो जाएगा और कुल व्यय क्या होगा 45 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन बोला क्या जा रहा है मेस का व्यय प्रतिदिन 48 बढ़ जाता है, पहले जो 40 था वो कितना होगा 48 बढ़ जाएगा, यानी कुल व्यय जो अब यहाँ पर 45 इंटू एक्स माइनस 2 जिसे हम लिख रहे हैं, इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 40x प्लस का 48, यानी 40x पहले वाले व्यय में 48 रुपये बढ़ा देंगे तो इस व्यय के बराबर हो जाएगा। यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 45x माइनस 90 बराबर 40x प्लस 48। 48 को इधर रहने देते हैं, 40x इधर आ जाएगा, 45x में से घट जाएगा, बचेगा 5x, 90 को इधर भेजेंगे तो जुड़ जाएगा 9 4 13, 138 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5x की वैल्यू आ गई है 138 और हमें निकालना है कुल व्यय। कुल व्यय कितना है 40x है, 5x बराबर 138 है, x बराबर क्या होगा 138 बटे 5 होगा, तो 40x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 40x बराबर 138 बटे 5 गुणे 40। 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 8 से गुणा करा देंगे तो 8 अट्ठे 64 और 4 एक ही संख्या के इकाई के अंक में है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1104, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा से अनुपात। विकर्ण की भुजा चाहे कितने भी मीटर लंबी हो, कोई भी वर्ग के विकर्ण और उसके भुजा का अनुपात, चाहे भुजा जितने भी मीटर लंबी हो, अगर किसी भी वर्ग का भुजा a है तो विकर्ण कितना होगा √2a होगा। तो यहाँ पर अनुपात हमेशा विकर्ण और भुजा का कितना आएगा √2a अनुपात a, यानी a से a कैंसिल होगा तो √2 अनुपात 1 आ जाएगा। ये क्या होगा विकर्ण अनुपात भुजा। ठीक है
तो यहाँ पर जैसे 15 सेंटीमीटर भुजा है तो यहाँ 15 होगा या 15√2 होगा, और जो इनका अनुपात बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, √2:1 आ जाएगा। ऑप्शन 4 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। एक गेंद का लागत मूल्य हमें बताना है। अब समझिए यहाँ पर जो हानि हो रही है वह लागत के बराबर हो रही है, तो अब मान लेंगे कि एक गेंद का लागत कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। ठीक है, 56 गेंदें हैं तो 56 गेंदों का सीपी क्या होगा, 56 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा, 56 यूनिट होगा। और जो हानि हो रही है वह कितनी होगी, लॉस किसके बराबर होगा, 14 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर क्या है, एक गेंद का लागत, और 14 गेंदों की लागत ही किसके बराबर है, हानि के बराबर है। तो यहाँ पर एसपी बताइए क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर 56 में खरीदा गया और 14 के नुकसान पर बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा, 14, इसमें घटा देंगे 56 में से कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 3570, क्योंकि बोला जा रहा है कि 3570 रुपये में बेचा जा रहा है। 56 गेंदों को खरीदा गया 56 यूनिट में और बेचा कितने में जा रहा है, 3570 रुपये में। तो 3570 रुपये 42 यूनिट के बराबर होगा। अब इसे काट देते हैं तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 6 यूनिट बराबर कितना आएगा, 7 से काटेंगे, 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 510 रुपये। 6 से काटेंगे तो 6 अट्ठे 48, 6 पंचे 30, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 85 रुपये। और 1 यूनिट क्या है दोस्त, एक गेंद का लागत मूल्य है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, 85, क्योंकि एक ही यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 85 रुपये, तो 85 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 50 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे और 24 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। सबसे पहले हमें वस्तु को समान करनी है। अगर 50 रुपये में 10 संतरे खरीद रहा है तो 5 रुपये में कितने संतरे खरीदेगा, 1 संतरा खरीदेगा। यह इसका क्या है, सीपी है। और एसपी क्या है, 6 संतरे 24 रुपये में बेच रहा है तो 6 चौको 24 यानी 4 रुपये में 1 संतरा बेचेगा। अब यहाँ पर वस्तु समान है तो सीपी कितना है, 5, एसपी कितना है, 4। लाभ हो गए हानि, तो हानि हो रही है कितने की, 1 की, 5 में से गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 20%। 20% की क्या हो रही है दोस्त, यहाँ पर हानि हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। एक किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। अगर 3/5 भाग 12 दिन में पूरा होता है तो टोटल हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा। मैंने कई बार ये बताया है कि जैसे ये 3/5 भाग 12 दिन में है, टोटल भाग पूछा जाए तो 12 में क्या करना है, 5/3 से गुणा कर देना है। इसका उल्टा करना है और गुणा करा देना है। ठीक है, जब उल्टा करा के गुणा कराएंगे तो 3 चौको 12 और 4 पंचे 20, यानी ए पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट करेगा। पी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में, तो कितना आ जाएगा, बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 12 दिन में कंप्लीट करेगा पूरे काम को। दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 60 20 या 60, 12 पंचे 60, 5 3 8, यहाँ पर इनका टोटल क्षमता हो जाएगी। और काम है 60, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 15/2, यानी 2 सती 14, 1/2 दिन। तो यहाँ पर कितना समय लगने वाला है, 7 सही 1/2 दिन लगने वाले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 ऑफ 4 सबसे पहले ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, और यहाँ पर कितना है, ये आ जाएगा 20, और यहाँ पर प्लस कितना है 2, और 2 चौको 8, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, भागित 4 गुणित 5, और यहाँ पर 3 और 4 को गुणा करेंगे, 4 3 12, भागित कितना है 6। इस तरह से इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे इसे क्या लिखेंगे, 6 भागित 12, 5 गुणे 4 भागित 28। अब ये भागित 28 है तो गुणे क्या लिख सकते हैं, 1/28 लिख सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 सते 28। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 भागित 12 गुणे 1/7 से गुणा करा देंगे तो 5/7 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 12 पंचे 60/7, 6 भाग लगा है, गुणा लगा देंगे, 7/60 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। 6 से काट देंगे, 6 धाम 60। ठीक है, तो 7/10 ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है, तो बैग के विक्रय मूल्य की गणना करो। 350 में से इसका 10% घटा देते हैं, यानी 35 को घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, और 4 में से 3 गया, 315 रुपये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं 350 रुपये अंकित मूल्य है, 10% की छूट दी गई तो 90% में बेचा गया बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से गुणा करा देंगे, 9 पचे 45, 9 त्रिका 27 और 4 कितना होगा 31, 315 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे और देखेंगे कि यह घंटियाँ कितने घंटों के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले 12, 9, 8, 6, 3 और 10। ठीक है, सबसे पहले इसे 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12, 9, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 3, 2 पंचे 10। फिर से एक बार 2 से भाग करेंगे, 2 तियाँ 6, 9, 2 दूनी 4, 3, 3, 5। ठीक है, 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, गुणित 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा 12 तियाँ 36, यानी 360 मिनट। 360 मिनट के बाद यह घड़ियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। जैसे एक बार अभी बजी तो अब 360 मिनट के बाद पुनः दोबारा बजेंगी। दोस्त 360 मिनट का मतलब क्या है, 60 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो मतलब है 6 घंटे बाद या पुनः बजेंगी। जैसे अभी घड़ियों को सेट किया गया है इस टाइम पर, तो अब इसके 6 घंटे बाद घड़ी बजेगी और फिर इसके 6 घंटे बाद घड़ी पुनः एक साथ बजेगी। तो टोटल कितने घंटे हुए, 6 और 6 12 घंटे हुए। 12 घंटों में कितने बार बजेगी, 2 बार बजेगी। बस यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9480 की धनराशि को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x और y के भाग का अनुपात 5:6, x और z के भाग का अनुपात 4:7 है। तो y और z के भाग के बीच का अंतर ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए क्या है, x और y है, x और z है। मैंने आपको क्या बताया कि जो यहाँ पर दोनों में कॉमन है उसे बीच में रखेंगे, तो y, x और z का अनुपात यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, x और y का अनुपात कितना है, 5 और 6, तो y और x का अनुपात क्या होगा, 6, 5, 5 इधर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, x और z का अनुपात कितना है, 4, 7, 7, 4 को इधर आगे बढ़ा देंगे। बस इनका गुणा कर लेंगे तो y अनुपात x अनुपात z आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 6 चौको 24, तो 24 अनुपात 20 अनुपात 35 आया है y अनुपात x अनुपात z का मान। ठीक है, y और z के भाग के बीच का अंतर ज्ञात करना है। इनके बीच का अंतर कितना है, 11 यूनिट है। और दिया क्या गया है, टोटल धनराशि 9480 और टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 3 2 5, 5 2 7, 79 बराबर है 9480 के। 79 से इसे काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आएगा 79 कम 79, 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा 79 दूनी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 120, तो 11 यूनिट बराबर क्या होगा, 11 से गुणा कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 कम 11 तो 13, 1320 यहाँ पर आ जाएगा और 1320 रुपये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। उसे 9/2 से गुणा करना था किसी संख्या को, उसने 2/9 से गुणा कर दिया। तो हम एक संख्या ऐसी मानेंगे जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। वो संख्या क्या है, हर में 2 है, हर में 9 है, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या है दोस्त, 18। संख्या मान लेते हैं 18 यूनिट थी और 18 को इससे 9/2 से गुणा करना था। तो कितना आंसर आना था, 2 नहीं 18 9 9 81, 81 आंसर आना चाहिए था। लेकिन उसने 2/9 से गुणा कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 4 आंसर आ गया है। कितना कम आंसर आया है, 70 कम आया है। तो त्रुटि कितनी हुई, 81 में से 77 आंसर कम आया है।
81 से भाग दे देंगे, गुणे 100। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? 7700/81 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? लगभग 95% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। पहले 3 वर्ष के लिए कितनी है? 8%। और फिर इसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए कितनी है? 10%। और फिर उसके बाद कितनी है? 12% है। चाहे उसके 4, 3, 7 वर्षों के बाद जितने भी समय के लिए राशि होगी वह 12% ब्याज पर जमा करी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं। अब यह 13,795 रुपये ब्याज है, ठीक है, तो यह कितने % ब्याज है यहाँ से निकालेंगे। कितने साल के लिए? 12 वर्ष के बाद यह ब्याज मिल रहा है, तो 3 वर्षों तक कितना ब्याज लगा होगा? 8%। साधारण ब्याज है, हर साल बराबर लगेगा। 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 8% लगेगा, तो कितना ब्याज लगेगा? 8 त्रिक का 24%, तो 24 हो गया। प्लस इसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 10%, तो 10 चौको 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा। प्लस 4, 3, 7 वर्ष हो चुके हैं, 12 वर्षों के लिए अभी और कितने वर्ष ब्याज मिलेगा? 5 वर्ष और ब्याज मिलेगा। लेकिन अब 5 वर्ष कितने % मिलेगा? 12% की दर से, तो 12 पंचे 60% यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर कितना यूनिट हुआ? 24, 40 और 60 को जोड़ेंगे, 6, 4, 10, 2, 12, कितना आ जाएगा? 124 बराबर 13,795 यूनिट आ गया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? वह राशि निकालनी है, क्योंकि राशि क्या होगी? 100% होगा। यह 124% आया है, राशि क्या होगी? 100% होगी। 100% बराबर क्या आ जाएगा? 13,795/124 गुणे 100। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 31 आ जाएगा। इधर 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 31 से काटेंगे तो 31 चौको 124, 13,795 को 31 से भाग करके देख लेते हैं कितना आने वाला है। ठीक है, तो 4 बार जाएगा, कितना आएगा? 124। यहाँ पर बचेगा 3, इधर बचेगा 1, 9, फिर से 4 बार जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितना बचेगा? 5, और यहाँ पर बचेगा 1, 5 आ जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 445 आ जाएगा इधर, और 25 ये है इधर। तो 100% बराबर, यानी राशि क्या होगी? 25 पंचे 125, हाथ से लगे 12, 25 चौको 100 और 12 112 के 2, हाथ से लगे 11, 25 चौको 100 और 11 111। ठीक है, तो 11,125 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यह थे आज के प्रश्न। मुझे लगता है आज के प्रश्नों को मैंने कुछ ज़्यादा स्पीड में, कुछ ज़्यादा जल्दी कराया है। उसका एकमात्र कारण यह है कि इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस पूरे सेट को सॉल्व कर लिया है एक बार, और उसमें आवाज़ नहीं मेरी रिकॉर्ड हुई, इसकी वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और मैं कोशिश कर रहा था कि आपको यह वीडियो टाइम पर ही मिले, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दी आज मैंने किया हो। कोई बात नहीं है, अगली क्लास को बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि SD यादव बुक का सलूशन डेली सुबह 10 बजे आपको एक क्लास मेरी तरफ से मिल रही है, जिसमें मैं टाइप वाइज सलूशन करवा रहा हूं एक तरफ से इस पूरी बुक का। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस क्लास को करते हैं तो इससे आपकी जो मैथ्स है उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जो आपका डर है वो ख़त्म होगा मैथ्स से, और आप बिल्कुल स्ट्रांग होंगे इस सेशन के बाद। तो इस पूरे चैप्टर को, यहाँ पर जो ये पूरी बुक है, जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी, आप मेरे साथ इसे एक बार कंप्लीट करिए, और उसके बाद देखिए कि आपको मैथ से डर लगना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप एक बार तैयार हो जाएंगे आप किसी भी तरीके के प्रश्न को पूरी तरह से समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।